डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए थे उन सभी को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँचता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से तरीके से होती रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और यदि आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके साथ भी मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अगर एक बच्चे में नैतिकता की स्थापना करनी है तो उसके लिए सबसे ऊंचा सबसे अच्छा मार्ग कौन सा हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस हैं, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। आप लोग मेरे साथ आंसर करते चलिएगा ताकि आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है। देखिए ऑप्शंस को हटाना सीखिए और राइट आंसर जो होगा वो सामने जरूर निकल कर आ जाएगा। अगर एक बच्चे के अंदर नैतिकता की स्थापना करनी है, नैतिक बच्चा बनाना है, तो क्या वो धार्मिक पुस्तक पढ़ेगा तो बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, इसे हटा दीजिए। और एक शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, अगर जो शिक्षक है, टीचर है बच्चे का, उसका ही व्यवहार अच्छा है, आदर्श रूप से व्यवहार कर रहा है बच्चे को, तो क्या बच्चे के अंदर नैतिकता आ पाएगी? बिल्कुल आ पाएगी, है ना। तो ये ऑप्शन तो ठीक है। और देखिए नीचे जो और बाकी सारे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन, मूल्य शिक्षा जो मूल्य होता है उसका शिक्षा पर मूल्यांकन करेंगे तब नैतिकता आएगी? बिल्कुल नहीं, इसको भी काट दीजिए ना। प्रातःकालीन सभा में उपदेश, सुबह सुबह सभा में उपदेश देने के लिए बोलेंगे बच्चे को तो क्या नैतिकता आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। यानी कि ये सभी ऑप्शन हट गए तो हमारे सामने राइट आंसर निकल कर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगर उसके टीचर का व्यवहार अच्छा है, आदर्श है, तो जाहिर सी बात है बच्चे के अंदर भी नैतिकता आएगी आएगी, है ना। ये सबसे उत्तम मार्ग माना जाता है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चे के अंदर नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे ऊंचा सबसे अच्छा मार्ग है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए किसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान था फ्रोवेल जी का? सभी लोग आंसर करिए। ऑप्शन देखिए दिया गया है, व्यवसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। जो फ्रोवेल जी थे ना, उनका महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन में फ्रोवेल जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, यहाँ पर किंडरगार्टन हो जाएगा। शिक्षा में जो फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था ना, वो किंडरगार्टन में था, ये याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो एलकेजी यूकेजी की कक्षाएं होती हैं, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, उसमें जो फ्रोबेल जी का योगदान था उनके विकास में था। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अगर एक अच्छा टीचर है तो विद्यार्थियों के बीच किस चीज को बढ़ावा देगा? ऑप्शंस देखिए दिया गया है, प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। अगर एक अच्छा टीचर है तो बच्चों के बीच किस भावना को बढ़ावा देगा? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑप्शन को हटाना सीखिए। देखिए जो एक अच्छा अध्यापक होगा ना, वो बच्चों के बीच में प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो कंपटीशन करें एक दूसरे के साथ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। इसलिए ये ऑप्शन हट जाएगा। सहयोग की भावना, हाँ ये कर सकते हैं, है ना, ये करेंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो बच्चों के अंदर बढ़ावा दीजिएगा कि वो एक दूसरे के प्रति सहयोगी बने, उनका सहयोग करें। और देखिए ये जो तीसरा ऑप्शन है, प्रतिद्वंदिता की भावना, एक दूसरे से एकदम द्वेष की भावना रखना, बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसा आप नहीं उन्हें शिक्षा देंगे। तटस्थता की भावना, तटस्थता की भावना को तो बिल्कुल ही काट के हटा दीजिएगा। अगर एक आप अच्छे अध्यापक हैं तो विद्यार्थियों के मध्य जिस चीज को बढ़ावा देंगे उसको देंगे आप सहयोग की भावना का। वो एक दूसरे का सहयोग करें, हेल्प करें, पढ़ने लिखने में, कुछ भी कोई भी काम हो उसके में, तो उनके अंदर सहयोग की भावना का
आप विकास करेंगे, ठीक है, इसी को बढ़ावा देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह क्या होता है? देखिए ऑप्शन दिया गया है, आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिकता का विकास। देखिए जो शिक्षक का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वो पूछा गया है, तो ऑप्शन को हटाइए। देखिए क्या केवल आजीविका कमाना उसका उद्देश्य हो सकता है? पैसा कमाना और अपना घर गृहस्थी चलाना, ऐसा उद्देश्य बिल्कुल नहीं होगा एक टीचर का। बच्चे का सभी क्षेत्रों में विकास हो सके, ऐसा उद्देश्य होगा। हाँ बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही है। केवल पढ़ना लिखना सिखाना एक टीचर का उद्देश्य होता है, उन्हें नैतिक बनाना, उन्हें सामाजिक चीज़ों को सिखाना है, ये सभी भी तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो एक शिक्षक का ही कार्य है ना उन्हें नैतिक बनाना, उन्हें सामाजिक पर्सन बनाना। तो केवल पढ़ाई लिखाई से ही काम नहीं चलेगा, है ना, ये उद्देश्य एक टीचर का नहीं होता है, ठीक है, ये भी सुटेबल आंसर नहीं हो जाएगा। बौद्धिकता का विकास, केवल बुद्धि का ही विकास करेंगे बच्चे के अंदर, ऐसा भी नहीं करेंगे, है ना। सबसे जो अच्छा एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है बच्चों का सर्वांगीण विकास, है ना, सभी क्षेत्र में बच्चे का विकास हो सके, ऐसा एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? देखिए ऑप्शन दिया गया है, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। सबसे महत्वपूर्ण क्या है एक शिक्षण के लिए? शिक्षण कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है? आंसर करिए आप लोग। देखिए क्या विद्यालय सुंदर होगा तो सबसे अच्छा शिक्षण कार्य हो रहा होगा, ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं ना। विद्यालय की संरचना पर डिपेंड नहीं रहता शिक्षण कार्य। शिक्षक को विषय की समझ हो, हाँ ये ठीक है। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक अगर पीएचडी है, ये है वो है, उनके पास डिग्री डिग्री है, यो वो योग्य हैं, पर क्या ये प्रभावी शिक्षण है? बिल्कुल नहीं। अगर वो सिखा पा रहा है टीचर तब माना जाएगा कि वो योग्य है ना। उनकी योग्यता से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी बच्चे पे, है ना। शिक्षक की योग्यता से क्या ही मतलब है हमें, उनके पास नॉलेज होना चाहिए, वो बच्चों को सिखा पाए, इसकी जरूरत है ना। आज के समाज में इसी की जरूरत है कि वो कितना सिखा पा रहे हैं। और देखिए जो डिग्रियां होती है ना वो केवल एक कागज का टुकड़ा होता है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, चीज़ों को बच्चों के अंदर भरने की क्षमता होनी चाहिए, उन्हें सिखा पाने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसलिए शिक्षक की योग्यता उतना सुटेबल आंसर नहीं हो जाएगा जितना कि विषय की समझ वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। शिक्षक की लिखावट, क्या ये ऑप्शन हो जाएगा? शिक्षक एकदम सुंदर सुंदर लिख रहा है तो क्या वो प्रभावकारी शिक्षण कार्य हो जाएगा? ये है पर उतना सुटेबल आंसर नहीं है ना। शिक्षक की लिखावट, जो शिक्षक को विषय की समझ होती है ना वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर शिक्षक को विषय के बारे में समझ होनी चाहिए, वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, बच्चों को समझा पाए, यही हो जाएगा प्रभावी शिक्षण। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह मेरे साथ आप भी एनिमेट करते चलिए, ऑप्शंस को हटाते चलिए, ताकि जो सही आंसर है वो अपने आप सामने निकल कर आ सके। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। जो एक शिक्षक होता है वो शिक्षण कार्य करने के लिए जो सहायक सामग्रियां होती हैं उनका प्रयोग किस लिए करते हैं? जो सहायक सामग्रियां होती हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। देखिए ऑप्शन जो दिया गया है इस प्रकार है, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। देखिए जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां होती है ना उनका उपयोग किया जाता है शिक्षण कार्य में, सहायक सामग्री होती हैं ये सभी। तो वो किस लिए की जाती हैं? क्या छात्रों को प्रभावित करने के लिए? बिल्कुल नहीं ना, केवल प्रभावित हो सके इसके लिए तो नहीं किया जाता। रोचक बनाने के लिए, रुचि बनी रहे बच्चों की, हाँ ये हो सकता है। छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, केवल वो ध्यान से सुने ध्यान से देखें, क्या इसके लिए सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? तो आप बिल्कुल हैं गलत हैं अगर ऐसा आंसर कर रहे हैं तो। छात्रों के अंदर शिक्षण उनके अंदर रखने के लिए भी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो शिक्षण संबंधी सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है ना वो किया जाता है शिक्षा कार्य, जो शिक्षण कार्य हो रहा है उसको रोचक बनाने के लिए, बच्चों के अंदर रुचि बनी रहे शिक्षा के प्रति, उसके लिए सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। जो सहायक सामग्रियां होती हैं शिक्षण कार्य को रोचक बनाने के लिए, बच्चा उसमें लगा रहे, रुचि ले, इंटरेस्ट ले, ताकि वो और सीख सके, है ना। इसलिए हम जो सहायक सामग्रियां होती है उसका प्रयोग करते हैं।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। जो पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य होता है वो क्या माना जाता है? एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन का जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। जो पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है ना, वो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी एक नियमित कार्य के लिए नहीं किया जाता, और विशेषज्ञता कार्य नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं लगा दिया है, ये ऐसे ही गलत हो जाएंगे, है ना। तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ऑप्शन देखिए दिया गया है, ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अब क्या हो रहा है, जो किसी व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है, गुण है, उसके लिए व्यक्ति के प्रवृत्ता स्तर का फैसला किस आधार पर किया जाता है, किस रेंज में किया जाता है, ग्रेड में या अंक में या ये दोनों में? जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो देखिए, जो व्यक्ति के अंदर गुण होता है, योग्यता होती है, वो व्यक्ति के प्रवृत्ता स्तर का फैसला जो किया जाता है ना, वो किया जाता है ग्रेड के अनुसार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेड के आधार पर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन को क्या करता है? बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, कुछ लेना देना नहीं होता, की जरूरत नहीं होती है, अनुशासन की जरूरत नहीं होती है। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जो वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई का वातावरण होता है, मजबूत करने का अधिकार जो होता है, निश्चयात्मक अनुशासन होता है, उसको क्या करता है? बताइए जल्दी से। जो सकारात्मक वातावरण की पढ़ाई होती है वो तो ठीक है ना, अच्छी है, अगर वातावरण जो है पढ़ाई लिखाई का सकारात्मक है तो यहाँ पर जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उनका आंसर बिल्कुल सही है, बढ़ावा देता है, अनुशासन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। ठीक है, जो अनुशासन होता है ना, उसको क्या करता है? बढ़ावा देता है, अगर कक्षा का माहौल सकारात्मक है तो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बढ़ावा नहीं देता, कोई लेना देना नहीं है, जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है ना, बढ़ावा देता है, अनुशासन होना जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? अगर किसी छात्र का मूल्यांकन करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या हो जाएगी? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो देखिए, जो अगर आपको एक छात्र का सही मूल्यांकन करना है ना, तो उसके लिए सबसे अच्छा मूल्यांकन क्या हो जाएगा? क्या रचनात्मक मूल्यांकन हो जाएगा? एकदम नहीं होगा। सतत डेली जो मूल्यांकन होता है, क्या ये करेक्ट हो जाएगा? यस, ये करेक्ट हो जाएगा। कोर्स के अंत में करेंगे, जब कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा तब मूल्यांकन करेंगे, तो उसका कोई अर्थ निकलेगा? आप बच्चे के अंदर सुधार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए कोर्स के अंत में मूल्यांकन करना भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक 6 माह पर, 6 महीने बीत जाने पर पहले महीने की गलती पकड़ेंगे तो क्या सुधार कर पाएंगे? गलतियां जब बच्चा करे तुरंत सुधारा जाए तो उस बच्चे के अंदर सुधार लाया जा सकता है। 6-6 महीने पर मूल्यांकन करने का क्या ही अर्थ निकलेगा? इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन हट गए, ऐसे ही हट गए, तो बचा ऑप्शन नंबर बी, तो वही करेक्ट हो जाएगा, सतत मूल्यांकन। ऐसे आप ऑप्शन को पहले हटाना सीखिए ना। छात्र का सही मूल्यांकन करना है ना, तो सतत मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। डेली, जब डेली बेसिस पे मूल्यांकन किया जाएगा ना बच्चे का, तो वो जो गलती कर रहा है वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा और उसके अंदर सुधार किया जा सकता है ना। तुरंत का सुधार करेंगे तो उसे समझ में भी आएगा। 6 महीने पे करेंगे और कोर्स के अंत में करेंगे तो क्या ही उसका रिजल्ट आएगा? कुछ नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि उसकी तैयारी क्या चल रही है, कैसे कहाँ सुधार की जरूरत है। तो इसके लिए आपको सतत मूल्यांकन करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है जो सबसे अधिक स्फूर्ति आती है, किस अवस्था में आती है, या फुर्तीला रहता है बच्चा किस अवस्था में? बताइए जल्दी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। फुर्ती की अवस्था, स्फूर्ति
सबसे अधिक फुर्तीला बच्चा कब होता है, किस अवस्था में होता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ना कि रटने की, है ना। आपको क्वेश्चन के आंसर्स को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। जो स्फूर्ति की अवस्था होती है वो कौन सी होती है? सबसे अधिक फुर्तीला होता है किस अवस्था में बच्चा? तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था में बच्चा बहुत अधिक फुर्तीला होता है। ये स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, ये बाल्यावस्था को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में बच्चा एक जगह सोया पड़ा रहता है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस समय बच्चा क्या ही करेगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है ना। और किशोरावस्था में तो बच्चे अलग ही दुनिया में हो जाते हैं, तनाव में रहते हैं, क्रोध में तूफान, ये सब रहता है किशोरों में, एक किशोर में। प्रौढ़ावस्था में तो पूरी स्फूर्ति ही खत्म हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं ना। इसलिए बाल्यावस्था यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था होती है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो वातावरण है ना वो बाहरी शक्ति है, बाहर की शक्ति है जो हमें प्रभावित भी करती है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन देखिए दिया गया है, वुडवर्थ, रास, एनास्टेसी, इनमें से कोई नहीं। वातावरण एक बाहरी शक्ति है, वो हम लोगों को प्रभावित भी करती है। तो देखिए ये कथन कहे थे राज जी, ये राज जी के द्वारा कहा गया था कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है, वो हमें प्रभावित भी करती है। यानी कि राज जी का नाम आप याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट में भी नोट कर लेंगे, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे कथन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो ऐसे कथन वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि ये जो वातावरण है वो बाहरी शक्ति है ना, जो हमें प्रभावित करती है। ये राज जी के द्वारा कहा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किस पे डिपेंड करती है, क्या है? किस विकास पर डिपेंड करती है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है? ये कथन बताइए जल्दी से। ऑप्शन देखिए दिया गया है, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। जो संवेदना होती है वो पहली सीढ़ी है ना। तो किस विकास पर? क्या शारीरिक विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान का विकास, संवेदना की बात की जा रही है। और क्वेश्चन को समझने, भाषा का विकास, भाषा कहाँ से आ जाएगा संवेदना ज्ञान में? ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत वाले कथन को आप सही से करिएगा। ऐसे निगेटिव वाले क्वेश्चन को ध्यान से न करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उनका 1-2 नंबर से सीटेड रह जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि गलत या नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, विकास पूर्वानुमेय है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मानव विकास के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, गलत कथन क्या हो जाएगा? देखिए, क्या विकास पूर्वानुमेय है? पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। पहले बच्चा सामान्य से तब जटिल की तरफ जाता है, सरल से जटिल की तरफ जाता है ना। जो विकास होता है पहले छोटी छोटी चीजों को सीखी जाती है, फिर बड़ी चीजों को सीखी जाती है। तो जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर तो होगा नहीं। क्या विकास एक सीधी रेखा में होती है? विकास रेखीय होती है। मैं बार बार बताई हूँ, पिछली वीडियोज में भी बताई हूँ मैं कि रेखीय नहीं होता विकास, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी कि यही सही हो जाएगा ऑप्शन। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। विकास सतत और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यह हमेशा चलती रहती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है मानव विकास के संबंध में। तो हमें यहाँ पर गलत ऑप्शन का चयन करना था, तो हमें आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, कभी रुक जाता है उसका विकास, कभी नहीं सीखता, कभी सीखता है, कभी सीखता नहीं है। ऐसे ही चलते रहता है विकास ना। सीधी रेखा में तो चलता नहीं है कि हाँ एकदम सीख ही रहा है। इसलिए विकास रेखीय होता है, ये गलत हो जाएगा कथन। कहीं भी देखने को मिले विकास रेखीय होता है तो ये गलत, इस ऑप्शन को हटा दीजिएगा, गलत काट दीजिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक विकास का क्षेत्र है,
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शारीरिक विकास का क्षेत्र है, हमें ये बताना है। ऑप्शन देखिए दिया गया है स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपयुक्त सभी। जो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है उसको बताना है। तो क्या आपको नहीं लगता ये सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। जो शरीर का विकास होता है उसमें स्नायुमंडल आता है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक विकास के क्षेत्र में ये तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का संबंध नहीं है? जो मानव का विकास होता है, ये बात तो सही है कि कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है ना, पर वो इसमें से हमें वो बताना है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। मैं बार बार बता रही हूँ, एग्जाम में ये गलती मत करिएगा। ठीक, नहीं वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा। मानव विकास कुछ सिद्धांत पर आधारित है, ये बात बिल्कुल सही है। और मानव विकास इसमें से कौन सा संबंधित ऑप्शन नहीं है मानव विकास से? क्या निरंतरता है, अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट है, प्रतिवर्ती है? जल्दी बताइए, गलत कथन का चुनाव करना है यहाँ पर। देखिए, विकास क्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है? मैं अभी आपको बताई, विकास निरंतर एवं सतत एवं धीमे गति से चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुक्रमिकता, ये भी सही हो जाएगा। सामान्य, सरल से जटिल की तरफ जाता है विकास, क्या ये सही है? आपको मैंने अभी बताया, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, यानी कि ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा विकास के क्षेत्र में। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, यही करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गलत ऑप्शन पूछा गया था। प्रतिवर्ती ये संबंधित नहीं है मानव विकास के संबंध में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जो निचली कक्षा है उसमें जो खेल पद्धतियां अपनाई जाती हैं किस पर आधारित होती हैं? ऑप्शन देखिए दिया गया है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। जो खेल पद्धतियां हैं वो डिपेंड किस पे करती हैं, किस पर आधारित होती हैं? तो याद रखिएगा, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। जो निचली कक्षा है उसमें खेल पद्धतियां इसलिए अपनाई जाती हैं क्योंकि बच्चे के बुद्धि का विकास हो सके, यानी कि ये जो खेल पद्धतियां हैं वो आधारित होती हैं विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट में भी नोट कर लीजिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर ये गलत हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर ये भी नहीं है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास तो कभी समाप्त नहीं हो सकता, ये कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, ये बताइए। एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। आपको आंसर मिल गया होगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है ये। निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, है ना, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक, याद रखिएगा इसे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एकीकरण का सिद्धांत ये भी नहीं है। अंतःक्रिया का सिद्धांत है, बिल्कुल नहीं। अंतः संबंध का सिद्धांत ये भी नहीं है। कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब निरंतरता, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो अब तक पहुंचता रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होती रहे। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? एक अच्छा अध्यापक होगा तो उसकी दृष्टि में सबसे अच्छा कथन क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। ऑप्शन देखिए दिया गया है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। अगर एक अच्छा अध्यापक है तो उसकी नजर में क्या हो सकता है? सबसे अच्छा ऑप्शन बताइए आप सेलेक्ट करके इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, तब मैं इसका आंसर बताऊंगी। अपने आप को अध्यापक के रूप में, अध्यापक की दृष्टि से आंसर करेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। एक अच्छा अध्यापक देखिए क्या सोचता है, क्या ये सोचेगा कि कुछ बच्चों को ही सिखाया जा सकता है? तो वो बिल्कुल गलत है ना। अधिकतर बच्चों को सिखाया जाता है, इसका मतलब कुछ बच्चों को छोड़ रहा है यहाँ पर, है ना। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए सब ऑप्शन को। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, क्या ऐसी धारणा होनी चाहिए एक टीचर की? बिल्कुल नहीं, ऐसी दृष्टि तो होनी ही नहीं चाहिए कि कोई बच्चा छूट सकता है। सभी को सिखाया जा सकता है,
सभी बच्चा सीख सकता है, सभी बच्चा सीखने के लिए सक्षम होता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। यहाँ पर सही कथन हो जाएगा, सबसे अच्छा कथन हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को सिखाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा अध्यापक माने जाएंगे। आपकी दृष्टि भी ऐसी होनी चाहिए कि हम एक बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चा कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो सीखने योग्य होता ही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप कभी टीचर बनिएगा तो ये ना सोचिएगा कि किसी बच्चे को छोड़कर किसी सिखाएंगे कुछ, कि अरे ये तो सीख ही नहीं सकता, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। ऐसी दृष्टि नहीं लाना है, नहीं तो आप एक अच्छे अध्यापक नहीं कहलाएंगे। प्रत्येक बच्चे को सिखाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए और ये दृष्टि आपकी होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता। जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण था उसके जन्मदाता कौन है? ऑप्शन देखिए दिया गया है, लेविटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड वीने। जो बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं वो हैं अल्फ्रेड वीने जी। इनका नाम याद रखिएगा, ये बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कहे जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? सबसे पहले स्टेप की बात की जा रही है यहाँ पर। कौन सा समस्या समाधान का सबसे पहला स्टेप है, चरण है? ऑप्शन देखिए दिया गया है, प्राक कल्पना का परीक्षण, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राक कल्पना का निर्माण। देखिए अगर कोई समस्या है तो उसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? समस्या के प्रति जागरूकता। अगर आप समस्या के प्रति जागरूक होंगे तभी तो समस्या के बारे में समझेंगे, समस्या क्या है, कैसे हल करना है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे पहला स्टेप होता है समस्या समाधान का। पहले आप समस्या को के प्रति जागरूक तो होइए, फिर समस्या के को हल करने के लिए सोचेंगे, फिर उसे हल करेंगे, है ना। स्टेप बनाए गए हैं, चरण बनाए गए हैं समस्या समाधान के, तो उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला स्टेप आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, समस्या के प्रति जागरूकता। अगर आप जागरूक होंगे, सबसे पहला चरण अपनाएंगे, पहले तो जागरूक होइए अपने समस्या के प्रति, तभी तो उसको हल कर पाएंगे, उसका निवारण कर पाएंगे। इसीलिए समस्या के प्रति जागरूकता को पहला स्टेप दिया गया है, पहला चरण दिया गया है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। परीक्षण करना ये नहीं हो जाएगा। प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, केवल आप जानकारियों को एकत्र करते रह जाएंगे, फिर तो प्राकल्पना का निर्माण करना ये भी नहीं करना है ना। सबसे पहला स्टेप है समस्या के प्रति जागरूकता। आगे क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि का संबंध किससे है? जो बुद्धि का संबंध होता है वो किससे होता है, किसके आकार में वृद्धि होती है? ऑप्शन देखिए दिया गया है, आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। जो बुद्धि का संबंध है वो किससे है? जल्दी से आंसर करके, जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। देखिए जो वृद्धि होती है ना, वो संबंधित होती है आकार एवं भार से। वृद्धि में आपका जो आकार है वो बढ़ेगा और आपका भार बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा। आप जितने बड़े होते जाएंगे देखते हैं आपका वजन बढ़ता चला जाता है, आपकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। ये वृद्धि है ना, और ये एक टाइम पर जाकर रुक जाती है। याद रखिएगा, वृद्धि एक समय पर जाकर रुक जाती है। क्या विकास रुकने वाली प्रक्रिया है? मैं अभी आपको बताई, विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये धीमी गति से चलती है ना, अचानक से किसी का विकास नहीं हो सकता, अचानक से गिर भी नहीं सकते आप, पर ये धीमी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बल्कि जो वृद्धि है एक समय पर जाकर रुक जाती है, और इस वृद्धि में आपका आकार बढ़ेगा, आपकी लंबाई बढ़ेगी, आपका भार बढ़ेगा। बस ये सब चीजें हैं। जैसे आप 2 साल के थे तो बहुत छोटे थे, अभी आप इतने बड़े हो, यानी कि आपकी वृद्धि में विकास हुआ है। ठीक है, और भार में आपका वजन क्या उतना ही है? नहीं ना। तो वृद्धि जब होगी तो आपके आकार एवं भार बढ़ेंगे, और विकास विकास आपके मानसिक विकास, नैतिकता का विकास होता है आपके अंदर, ये सब विकास होता है ना, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल आकार बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं, केवल भार बढ़ेगा, ये दोनों ही बढ़ते हैं ना। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? जो वृद्धि और विकास है उसका एक दूसरे से क्या संबंध है? ऑप्शन देखिए दिया गया है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक हैं, उपरोक्त सभी। जो वृद्धि एवं विकास है उनमें क्या संबंध पाया जाता है? तो देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वृद्धि जब होगी तो आपके आकार एवं भार बढ़ेगा, और विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, और ये आपके मानसिकता का विकास होगा, नैतिकता का विकास होगा, सामाजिक पर्सन हो जाएंगे, है ना। आप जो सीखते हैं उसका विकास होगा, पर ये आपकी लंबाई और भार का बात करता है वृद्धि। तो क्या ये एक दूसरे के समान हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। एक दूसरे के पूरक हैं? एकदम नहीं।
क्या ये सभी ऑप्शन कैसे हो जाएगा जब ये दोनों ऑप्शन गलत ही हैं तो? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जस्ट उल्टा होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वृद्धि एवं विकास का जो संबंध होता है वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, याद रखिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? जो वृद्धि और विकास का संबंध है वो किस प्रकार का होता है? क्या ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, उपरोक्त सभी? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, वो बिल्कुल सही है। एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, याद रखिएगा। विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि एक टाइम पर जाकर रुक जाती है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरे के विरोधी होते हैं? नहीं। एक दूसरे के क्या समान होते हैं? एकदम नहीं। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो मानसिक विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। जो बच्चे का मानसिक विकास होता है ना, मन का विकास होता है जब, तो वो उस पे जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जो उसको प्रभाव डालते हैं, उनके मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो देखिए वंशानुक्रम ये भी प्रभावित करता है। परिवार का वातावरण कैसा है? परिवार का वातावरण ठीक नहीं है तो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है ना। बच्चे का जो वातावरण है, पारिवारिक वातावरण है, वो अच्छा होना चाहिए। परिवार की सामाजिक स्थिति, ये भी परिवार अगर ये भी इफेक्ट डालता है ना बच्चे के मानसिक विकास पर, तो बच्चे का जो सामाजिक स्थिति है वो भी अच्छा होना चाहिए। परिवार का समाज में अच्छा स्थिति रहेगा तो बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, नहीं तो करेगा। समाज वाले बोलते रहेंगे, कुछ सामाजिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो समाज वाले कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और घर का वातावरण ठीक नहीं है, रोज लड़ाई ये चल रहा है, ये नाटक चल रहा है, तो भी बच्चे के मानसिक विकास पर फर्क पड़ेगा। वंशानुक्रम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं चीजें, वो अगर ठीक नहीं है तो भी तो मानसिक विकास पर को प्रभाव डालेगा ही। यानी कि ये सभी ऑप्शन सही है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास को ये सभी प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, याद रखिएगा। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे भी नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? जो प्रोजेक्ट विधि कराई जाती है किसी चीज को सीखने के लिए, तो वो किस अवस्था में सही मानी जाएगी? करवाएंगे तो बच्चे सीख पाएंगे। बताइए जल्दी से आंसर। क्या बाल्यावस्था सही है? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी? जो प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था में सीखने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए? तो देखिए जो प्रोजेक्ट विधि है ना, वो इन सभी के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी, है ना। सीखने के लिए जो प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है वो बाल्यावस्था के लिए भी किया जा सकता है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी किया जा सकता है, किशोरावस्था के लिए भी किया जा सकता है। इन तीनों को किया जा सकता है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रोजेक्ट एक विधि होती है सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 26। बाल्यावस्था होती है कब से कब तक? बाल्यावस्था होती है बताइए। 5 वर्ष तक, क्या 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक होती है? इनमें से कोई नहीं। जो बाल्यावस्था होती है वो कब से कब तक होती है? जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है। 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? कौन सी सबसे मुख्य समस्या है एक किशोर बच्चे का? जल्दी से बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेगात्मक समस्या होती है, शारीरिक परिवर्तनों की समस्या होती है, समायोजन की समस्या होती है, या फिर उपरोक्त सभी? जो ऊपर के सभी ऑप्शन है, क्या वो सभी? तो देखिए अगर एक किशोर बच्चा होगा ना, वो उनके अंदर संवेगात्मक की भी समस्या होती है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, शरीर जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं वो चेंज होती हैं किशोरावस्था में ही, है ना। तो उसकी भी समस्या होती है। वो समायोजन नहीं कर पाते हैं, किसी एक के साथ, एक दूसरे के साथ समायोजित नहीं कर पाते अपने आप को। तो ये तीनों ही एक किशोर बच्चे की प्रमुख समस्या है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 28। विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है बताइए? क्या बाल्यावस्था से शुरू होता है विकास? प्रसव पूर्वावस्था से शुरू हो जाता है? शैशवावस्था में शुरू होता है? पूर्व बाल्यावस्था में शुरू होता है? देखिए विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है ना। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत कह सकते हैं, या धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो विकास होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। जब आप गर्भ में होता है बच्चा, जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यानी कि
बाल्यावस्था से सीखेगा? एकदम नहीं। शिशुअवस्था में क्या करेगा? क्या शिशुअवस्था में सीखेगा? नहीं। पूर्व बाल्य से स्टार्ट होता है, ये भी गलत हो जाएगा। जब बच्चा एक गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तभी से सीखना प्रारंभ कर देता है, याद रखिएगा। प्रसव पूर्व अवस्था, डिलीवरी से पहले की जो अवस्था होती है, उससे ही हमारा विकास शुरू हो जाता है। एक बच्चे का विकास डिलीवरी के पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है, याद रखिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 29, परिपक्वता का संबंध। जो परिपक्वता का संबंध होता है वह किससे होता है? ऑप्शन देखिए दिया गया है, विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। जो परिपक्वता का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? जल्दी से इसका आंसर करिए। जो परिपक्वता है वो संबंधित होता है विकास से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी का विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी क्रिया अंतर संबंधित नहीं है। कौन सा विकास का सिद्धांत है? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। देखिए, क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा? मैं बार बार बता रही हूँ ना, सबका विकास एक साथ नहीं होता है, एक समान नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विकास सभी का दर जो होता है, विकास का दर वो समान नहीं होता है, रेखीय होता है, ये बिल्कुल गलत है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती, एकदम होती है। अंतर संबंधित नहीं होती, होती है ना। नहीं देखकर काट दीजिए इसको, एकदम काट दीजिए, हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनका भी हेल्प हो सके तैयारी में। और जाते जाते अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।